नमस्कार दोस्तों। ऐसा लगता है कि मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप को पागल कर दिया है। और पता लगा एक और भी चीज़ है कि यहाँ पर आगरा में एक हाई क्लास रूम की मांग आई है कि एक बहुत ही बड़ा आदमी जिसका नाम डोनाल्ड ट्रंप नहीं, डोनट बोला था उन्होंने, हो सकता है स्पेलिंग्स में गलती हो गई, डोनट ट्रंप बोल दिया है, उसको भर्ती करवाना है आगरा के अंदर। आप समझ सकते हैं आगरा में दुनिया का सबसे बेहतरीन जो है पागल खाना है। अब ये पागल हो क्यों गया है भी? जैसे ही ट्रंप को पता लगा कि F-16 उसके ऐसे गिरे हैं जैसे ताश के पत्ते हों हमारे डिफेंस सिस्टम के सामने, वो बौखला गया है क्योंकि उसकी इंडस्ट्री टैंक हो रही है। और दूसरी तरफ आपको जानकर खुशी होगी, चाइना के अंदर भी इनकी जो डिफेंस कंपनीज हैं उसके शेयर आज मिट्टी के भाव भी कोई लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमने धज्जियां उड़ा दी हैं सब जगह पर। अब मंजरे जी, एक तरफ तो मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप को और चाइना को दोनों को पागल कर दिया। मुझे लगता है कि दूसरे का नाम ले नहीं सकता हूँ, आप समझ सकती हैं मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं, मैं यही रहता हूँ, लेकिन कमरे दो ही बुक हुए हैं आगरा में। और दूसरी तरफ मोदी जी ने कंट्री के अंदर ये तिरंगा यात्रा शुरू कर दी। भाई ये तो मुझे लगता है आज़ाद हिंद फौज दोबारा खड़ी हो रही है यहाँ पर जो मोदी जी कर रहे हैं। व्हाट इज़ योर टेक? जो ट्रम्प एक टफ नेगोशिएटर की भूमिका में आना चाह रहे थे। उन्होंने कहा था जब मैं प्रेसिडेंट बनूंगा तो मैं लड़ाई रुकवा दूंगा। तो उन्होंने इसराइल के पास गए, हमास उसमें खुद ही शामिल हो गए। ठीक है। अब उनको वो गाजा समतल करके ट्रम्प टावर बनवानी है। ओके फाइन। सो एक लड़ाई जारी थी, जारी है, जारी रहेगी। ओके। फिर गए जेलेंस्की से मुलाकात करने, इकोनॉमिकली फंस गए, रेयर अर्थ मिनरल्स की डील कर बैठे। लड़ाई जारी थी, जारी है, जारी रहेगी। क्योंकि इनको कराना क्या था, लालच से ऊपर आकर के जेलेंस्की को झुका करके पुतिन की विजय करानी थी, जो एमिकेबल सोल्यूशन होता है। क्यों? क्योंकि जो यूक्रेन था वो रशिया का पार्ट था, और आज तक यूक्रेनी लोगों की निष्ठा रूस के साथ है। और ऑफ लेटली जो 2-3 साल में जेलेंस्की ने किया है, उसके बाद तो और प्रगाढ़ हो गई है। उनको मालूम है कि पुतिन ही बचा सकता है, जेलेंस्की तो बेच खाएगा। तो अब क्या है, जो ट्रम्प की लेटेस्ट उसकी अपनी इंटरनल इकोनॉमिक पॉलिसीज के कारण है, जो इनके ब्लैक रॉक में वहां इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रखा है, इसके कारण ट्रम्प को वहां पे झुकना पड़ गया। युद्ध जारी है। अब उनको एक सुनहरा गोल्डन अवसर मिला कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ये एस्केलेशन हो रहा है, इसे वॉर कैटेगरी बता दो और ये बोल दो मैंने दोनों को धमकी दी और दोनों ने लड़ना बंद कर दिया। सी हाउ ग्रेट आई एम। यस, ट्रम्प रॉक्स। लेकिन यहाँ पे मोदी जी गुस्सा हो गए कि बोले तुझसे किसने कहा था ये बोलने के लिए, केवल एक एयरप्लेन और 3 शिप मांगे थे, उतना दे के चुप करना था ना। सो द बेसिक थिंग इज कि ट्रम्प हैज नो शो। यहाँ पर उनके F-16 की एक बार फिर बेइज्जती हो गई। और हमारी एक और हमने एक ये कह लीजिए प्लेटफॉर्म अटेन कर लिया कि F-16 जैसे विमानों को हमारे सिस्टम्स मार गिरा सकते हैं। अब उसके ऊपर जो है आप आगे रिसर्च करके, कंप्यूटेशनल रिसर्च करके ये निकाल सकते हैं। F-35B2 ये सब जो स्टेल्थ फाइटर्स हैं और इस तरह के विमान अमेरिका के, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, कि आपने F-16 के परफॉर्मेंस को रियल टाइम में देख लिया। ओके। तो रियल टाइम में देखने के बाद अब आप जो है उसे कंप्यूटराइज करके परफॉर्मेंस सुपीरियर मशीन्स का अप्रोक्सीमेटली निकाल सकते हैं। उसके हिसाब से आप वेपन डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो ये चीज आपके DRDO को और इन सब चीजों को बढ़िया से मिल गई। जो एक अमेरिका की इमेज है उसको डेंट पहुंचा। अमेरिकन वॉर मॉन्गरिंग जो फैक्ट्री थी उसको डेंट पहुंचा। और अमेरिकन इंटरेस्ट काफी हद तक जो है यहाँ पे साबोटाज हो गए। प्लस एक डिस्कॉर्डियल, देखिए नाराज वराज तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई होता नहीं, बट एक डिस्कॉर्डियल टर्फ पे ट्रम्प और मोदी आ गए। बिकॉज ही ट्राइड टू, मतलब थोड़ा ईगो कैप लगा लिया था, यू कैन से ट्रम्प हैड अ ईगो कैप। मोदी विनम्र है, कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अगले नेगोशिएशन में इट विल बी अ हार्ड बार्गेनिंग फॉर ट्रम्प। अगेन ही विल हैव टू पे फॉर हिज वर्ड्स इन प्रैक्टिकल टर्म्स ऑन ग्राउंड। तो ये जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बदला ऐसे किया जाए, जब नेगोशिएशन के टेबल पे आए यू प्ले दैट्स इट। वो चीज होनी पड़ेगी। अच्छा, एक इनका जो है ये कह लीजिए वासल था पाकिस्तान।
इट्स कंप्लीटली आर वासल। उसकी जो हम्म। वो कहते थे ना, राक्षस की जान तोते में, पाकिस्तान की जान उसके न्यूक्लियर वेपन में थी। हमने उस तोते की गर्दन मरोड़ दी है। अब उस पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट अब है नहीं। कुछ लोग अभी भी नहीं मानेंगे, जबकि मोदी जी रात को 8 बजे टीवी पे आके ये अनाउंस कर गए। हालांकि बाकी सारी जो बातें की है ना, वो कवर है, वो व्हाइट वॉशिंग है। उसमें केवल एक लाइन मेनली पढ़ने वाली थी, क्या? पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट था। अब पाकिस्तान नहीं, में किसकी चले? मोदी जी ने बड़ा क्लियर बोला था, तुम्हारी अब ये जो एटम बम की धमकी है वो नहीं चलेगी। ये लाई थी उसकी एग्जैक्ट, कि क्योंकि मोदी जी को मालूम है सारे न्यूक्लियर एसेट्स रोज़ जो वहाँ पर अर्थक्वेक आ रहे हैं, हमने बड़ा एक्सटेंसिवली उसको कवर किया कि वहाँ पे जो अर्थक्वेक आ रहे हैं, यानी कि अब धरती में जो एटम बम थे वो अपने आप फटते जा रहे हैं। रोज़ एक बम फटता है, एक अर्थक्वेक आ जाता है, वो धरती में ही समाते जा रहा है, यानी कि पाकिस्तान उसी धरती में, अपनी धरती में समाता जा रहा है। मोदी जी ने कल बोल दिया। यस। अब वहां पर जो है पाकिस्तान पे अमेरिका इतनी दूर से आकर के कुछ नहीं कर सकता। इनका एक कवर था, डिफेंस था कि आई विल न्यूक यू। ओके, वो खत्म हो गया। अब तालिबान को कोई डर नहीं है, क्योंकि तालिबान के पास जो अमेरिका इक्विपमेंट छोड़ के गया था, वो लेटेस्ट इक्विपमेंट थे और ब्रांड न्यू थे। इतने साल में तालिबानी फाइटर्स ने उसको चलाना सीख लिया है। अब जो बुलेट प्रूफ जैकेट होंगी भी, अगर गलती से बच गई होंगी, पाकिस्तानी आर्मी ने बेच नहीं खाई होंगी, तो उनको जो है वो अपनी सुपीरियर बुलेट से बेच सकते हैं। अब पाकिस्तानी आर्मी के बुरे दिन शुरू हुए हैं। बलोचिस्तान बलोची तो उनको पैदल ही भगा लेते हैं, बिना डंडे के। कभी तलवार होती है, कभी डंडे होता है, कभी खाली हाथ होता है, दौड़ा लेते हैं बलूची आराम से। अब उधर से सब तरफ से, और टीटीपी के हाथ तो ऐसे खुले हैं सरकार। अब आप देखिएगा हफ्ते 10 दिन में टीटीपी कमाल दिखाएगी वहां पर क्या होने वाला है। सो एक था पाकिस्तान, हम जल्दी इसी साल सुन लेंगे, अब ये समझ में आ गया। तो अब जो पॉलिटिक्स है, पाकिस्तान के कुछ आका, कुछ भाई, कुछ बाप यहाँ भी बैठे हुए हैं हमारे विपक्ष में। तो उनका रोना धोना शुरू हो गया कि देखो ट्रम्प ने धमकी दी, मोदी जी डर गए, उन्होंने युद्ध रोक दिया और तिरंगा यात्रा निकालनी शुरू कर दी, अपनी हार को छुपाने के लिए और राजनीति करने के लिए। बिहार चुनाव पे अब वो फोकस कर रहे हैं। आई मीन, कहाँ से इतनी सारी लिंकिंग लेकर के आते हैं, इतना झूठ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रम्प का इस युद्ध को रुकवाने में कोई रोल नहीं था। ट्रम्प ने क्या किया है, जब हमने खुद अपनी मर्जी से इंटरनेशनल नॉर्म्स को फॉलो करते ही हॉल्ट किया है इसको, एस्केलेशन को, उसका रीजन था ताकि जो न्यूक्लियर वहां पे रेडिएशन लीक हो रहे हैं, पहले उनको कंटेन किया जाए, सो दैट ना पाकिस्तान की जनता को नुकसान हो, ना हमारी बॉर्डर स्टेट्स को कोई नुकसान। सेकेंडली, पाकिस्तान के ऊपर अब हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। कल रात को भी उनके ड्रोन्स आए और हमने अटैक किया है। सो रिटेलिएशन, एस्केलेशन, रिटेलिएशन दो अलग अलग शब्द हैं। रिटेलिएशन जारी है, एस्केलेशन ऑन होल्ड है। वो हम मस्ती से कर सकते हैं जब भी हम चाहें। तीसरी चीज क्या है, विपक्ष एक बार फिर हार गया। उनके पास कोई फ्यूचर, अगर आप ये कोई रोड मैप है भारत की तरक्की का, दैट इज जीरो। मोदी विरोध का, दैट इज जीरो। जिस कांग्रेस के राज में हमारी मिलिट्री उस आर्मी के लोगों के ऊपर पत्थर फेंकते थे, लाते मारते थे, थप्पड़ मारते थे, उसमें कश्मीर में, कश्मीर उस में। हाँ, वो बीजेपी के राज्य में इतनी स्ट्रांग हो गई। पहले एक गोली चलाने से पहले परमिशन लेनी पड़ती थी। अब गोला चलाने की का ऑर्डर है, इजाजत नहीं, ऑर्डर है। उधर से गोली आएगी, इधर से गोला जाएगा, मतलब ये ऑर्डर है। और तुम कब तक मारोगे, ये तुम्हारे ऊपर है। हम तुम्हें फ्री हैंड दे रहे हैं। देखो, हम टारगेट बता सकते हैं, बट योर मिलिट्री इंटेलिजेंस इज सुपीरियर। ओके फाइन, चूज योर टारगेट। हम नहीं चूज करके देंगे। पहले क्या होता था, आतंकवादियों की रक्षा करते हुए टारगेट बताए जाते थे। समझौता एक्सप्रेस के आतंकवादियों को खुद कांग्रेस ने गुडविल जेस्चर में छोड़ा था। ओके, हम्म। तो आप जो है पहले टारगेट इसलिए पूछते थे कि अगर इन राजनीतिक काकाओं को अपने कुछ बच्चे बच्चे वहां पे बचाने हो तो बचा सके। मोदी जी को तो किसी को नहीं बचाना, तो वो कहते हैं कि ठीक है, यू चूज योर टारगेट। तो जितने भी मस्जिद मदरसे हैं,
इसके ऊपर भी कांग्रेस को प्रॉब्लम है। मदरसे कैसे बोला? अरे भाई मदरसे थे तो मदरसे बोलेंगे, मंदिर तो नहीं बोल देंगे, चर्च तो नहीं बोल देंगे, गुरुद्वारा तो नहीं बोल देंगे, सिनेगॉग तो नहीं बोल देंगे। मदरसे थे, मदरसे मदरसा बोला जाएगा। तीसरा ऑब्जेक्शन ये है कि इसको आप मुस्लिम आइडेंटिटी से लिंक मत कीजिए। भाई पूरा पाकिस्तान बनने का कारण ही है कि मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। आइडेंटिटी आपने जोड़ी है, मैंने थोड़ी जोड़ी है, मैं तो उसको सिर्फ बोल रही हूँ। ना, सो इस उनका तो तरीके। नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और नाम में लिखा है इस्लामिक है भाई। लेकिन विपक्ष का, स्पेशली कांग्रेस का कहना है भाई देखो इस्लाम से मत जोड़ना, बात खराब हो जाएगी, गंगा जमनी तहजीब। अब क्या है, जो इन्होंने, मोदी जी ने इस एस्केलेशन में बढ़त हासिल की है, वो भी नहीं हो रहा। तुर्की एक इस्लामिक कंट्री है, उसके ड्रोन आपने तोड़ दिए। चाइना की सारी वॉर मशीन फेल कर दी, बताइए। चाइना के साथ राहुल गांधी एक डील करके आए थे, फिर चुप चुप के मानसरोवर यात्रा में मिलने गए थे। तो अब वो कैसे वो राहुल गांधी जो पूरे विश्व में जाके भारत की बुराई करते थे, अब एक मौका चाहते हैं कि भारत में भारत की बुराई हो। ये टीवी के माध्यम से और किसी संचार माध्यम से जनता तक सच नहीं पहुंचने देंगे। तो अब हमारे पास, मतलब मोदी जी के पास, तिरंगा यात्रा जैसे जनसंपर्क अभियान के अलावा क्या रहता है? आपने, इनके जमाने में जो हमारी एम्यूनिशन फैक्ट्रीज होती थी, उसमें हड़तालें चलती थी, ठीक से बुलेट्स भी नहीं बन पाती थी। मोदी जी के जमाने में पूरा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स खड़ा हो गया 11 साल में, और ऐसा खड़ा हुआ कि वर्ल्ड का मोस्ट सुपीरियर है। दुनिया ये सोच रही थी कि आप जो बनाएंगे, चलो 40 से आगे उठे तो 70 के दशक वाला बना लेंगे, चल 2000 का बना लेंगे, ओके फाइन। आपने 2030 वाला बना दिया, वो 2000 तक का सोच रहे थे। यू आर द लेटेस्ट, बाई फार द बेस्ट। ऊपर से रशिया से S-500 का आ गया, 400 मुसीबत छोटी मोटी थी, 500 का आ गया। आपने कुल जमा 3 बैटरीज ली थी, अब आप इन हाउस प्रोडक्शन करेंगे। तो बेचारे कांग्रेस के कहाँ कहाँ, मतलब वही है ना सलमान खान, इतने मारेंगे कि छेद हो जाएंगे। इतने छेद करेंगे। हाँ, इतने छेद करेंगे तो वो उतने सारे छेद है, बेचारे रो भी नहीं पा रहे हैं। तो विपक्ष की इस समय हालत पतली है, और अगर सफलतापूर्वक बीजेपी इस तिरंगा यात्रा को निकाल ले जाती है, तो रही सही जमीन कांग्रेस की खत्म हो जाएगी। जो बचे खुचे वहां एक दो कुछ कायदे के लोग बच गए होंगे, गुंडे मवाली को छोड़ के, वो भी इधर आ जाएंगे। तो ये टोटल तबाह पार्टी है। अब कुछ लोग कह रहे हैं राहुल गांधी, वो आलू से सोना निकाल रहे हैं, जलेबी की फैक्ट्री डाल रहे हैं, उनको कहाँ फुर्सत। वो बेचारे नहीं आएंगे तो मोदी जी चुनाव कैसे जीतेंगे? कांग्रेस का रोल यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। बट कीपिंग एवरीथिंग असाइड, विपक्ष में कुछ नहीं बचा। और जैसे जैसे इंडिपेंडेंट इंक्वायरीज आगे बढ़ती जा रही हैं, आई थिंक सो इस साल कांग्रेस के ये जो शीर्षस्थ 5-6 लोग हैं, वो जाते रहेंगे कहाँ? जेल। ठीक है, या फिर इनके ऊपर मंजू जी, सीरियस स्कोप। आपने बोला था एक बार कि विपक्ष रहा ही नहीं है, मोदी जी ने पूरा विपक्ष को खत्म कर देना है। वही बात अब होनी शुरू हो गई है कि इस युद्ध के बाद जो भारत के लोगों को पता लगा है हमारी पावर का, जैसे हमने पाकिस्तान को अपने कदमों में लाके खड़ा कर दिया, वो हमें दिखता है। यानी कि मैं तो सोच रहा कि 2 कमरे आगरा में बुक होंगे, लेकिन जैसे आप बोल रही हैं मुझे लगता है 3-4 बुक करने पड़ेंगे। कुछ लोग हमारे देश में भी हैं। लेकिन मंजरी जी, मैंने एक चीज़ नोट करी है, और कि इन्होंने एक ऐसा झूठ फैला दिया, आयरन लेडी इंदिरा गांधी की बातें शुरू कर दी इन्होंने, कि देखिए वो थी तो 2 कंट्री बना गए, अगर वो होती तो अभी पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाते, मोदी जी रिट्रीट कर गए, एक फ़ोन कॉल से डर गए। मतलब कि हमने पाकिस्तान की ऐसी तैसी फेर दी। तो ये कांग्रेसी जो हैं वो देख नहीं पाते कि इनके प्यारे पाकिस्तान की वाट लगी है, इतनी खुंदक इनको भारत से कि इन्होंने दोबारा से हमारी आर्म फोर्सेस को भी गाली निकालनी शुरू कर दी, और मोदी जी को तो निकालते ही हैं। पॉज करो, कोई आए, मुझे देखना है, एक सेकंड। हाँ, पॉज कर दो। देखिए यहाँ पर कांग्रेस इंदिरा गांधी का एग्जाम्पल दे रहे हैं। इंदिरा गांधी ने 6 महीने से ज्यादा का समय लिया था, सामान्य क्षौनिक 1 दिसंबर की तारीख में।
और उसके बाद फिर ये इन्होंने अटैक किया। युद्ध की तैयारी में समय लगता है। मोदी जी ने 15 दिन का लिया था। इसका मतलब है हमारी वॉर प्रिपेयर्डनेस इंदिरा गांधी के जमाने से आज बहुत ज्यादा है। जीते हम इस बार भी। उसके बाद दूसरा, इस आयरन लेडी ने एक रेफ्यूजी टैक्स लगाया था भारत की जनता पे। मोदी जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। इस आयरन लेडी ने 93,000 सोल्जर्स को छोड़ दिया था, उनकी खातिरदारी की थी। मोदी जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। उस समय जो रेफ्यूजी आए थे उनकी सेवा सत्कार की और उसके बाद वापस नहीं भेजा, यहीं पे अपना वोट बैंक बना के रख दिया। बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन की जो समस्या है, आयरन लेडी की दी हुई है। उसके बाद जितने भी, ये 1970 का जमाना है, तब से जो है जो भी पंजाबी थे और राजस्थानी जो आर्मी ऑफिसर्स थे, वो जब घर जाते थे तो उनको थाने में बुला के बैठा दिया जाता था। और उसके बाद से जो है ये सिख प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। 80 तक आते आते फुल फ्लेश्ड हो गई। इस आयरन लेडी ने अपने पकड़े हुए पायलट्स को वापस नहीं मांगा था। जीती हुई सारी भूमि, हम लाहौर जीत चुके थे ना, लाहौर पे घुस गए थे, वो सारी एरिया सब वापस कर दी थी। इसी आयरन लेडी ने महाराजा मानसिंह वो थे उस समय, उन्होंने 9 लोगों के साथ का 500 वर्ग मील से ज्यादा का एरिया, मुझे फिगर याद नहीं है इस समय, पाकिस्तान से ले लिया था। इस आयरन लेडी ने ना केवल वो एरिया वापस किया, बल्कि बाद में गायत्री देवी का खजाना लूटा जाता था। किसकी पत्नी थी? मान सिंह जी की पत्नी थी ना। तो मान सिंह जी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा के आए थे, तो मान सिंह जी का खजाना लूट लिया था। इसी और चूंकि हमारे रजवाड़ों में दम था, इसी का आयरन लेडी ने प्रीव्यू पर्स बंद कर दिया था कि जब तुम्हारे पास पैसा ही नहीं बचेगा, वो सब नहीं बचेगा, मतलब जो स्वतंत्रता के समय रजवाड़ों को प्रॉमिस किया गया था वो सारी चीजें खत्म कर दी थी। 71 के बाद शी became a dictator and cracked down on Hindus for winning splitting Pakistan। फिर क्या किया? शुरू में उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री हमारे पास थी और उनकी जो है सेना हमारे पास थी। और उसके बाद क्या किया इन्होंने? उसके बाद इन्होंने जो है बांग्लादेश को छोड़ दिया। आज बांग्लादेश जो है फिर मुसीबत बना पड़ा है। फायदा क्या हुआ बांग्लादेश के आजाद करा करके इतना वोट देने के? हम बांग्लादेश में पूरा प्रो इंडिया सेंटिमेंट था। हम अगर अपनी, हमारी भूमि थी 47 में दी थी, मर्ज कर लेते तो क्या बुरा था? आज हमारे सामने ये प्रॉब्लम तो नहीं आती। देखिए, एक चीज इससे और सीखनी चाहिए कि अगर हमारी पीढ़ी आज कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती है तो हमारे बच्चों को ब्याज सहित सॉल्व करनी पड़ती है। उनके लिए संघर्ष भी बढ़ जाता है, उनके लिए कुर्बानियां भी बढ़ जाती हैं। और ये आयरन लेडी ब्लीडिंग इंडिया छोड़ करके गई थी। आप समझिए कितना टैक्स लगाया था इस आयरन लेडी ने। अगर इंदिरा गांधी के ऊपर ठीक से रिसर्च की जाए, दैट वाज अ ब्लीडिंग ब्लैक चैप्टर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ऐसा नहीं है कि उस समय कुछ वो हो जिसके गुण ये गाते हैं। क्यों? इन्होंने सोच लिया। अटल जी कहते कहते ऊपर चले गए, स्वर्गवासी हो गए कि मैंने इसको दुर्गा नहीं कहा है। लेकिन उस समय तो पेपर का जमाना था। अगर आप जो हम कांग्रेसी कहेंगे वो नहीं छापेंगे तो वो आपकी पेपर छपना बंद हो जाएगा। तो अटल जी कहते रह गए, उनकी किसी ने सुनी नहीं। जो इसने चाहा वो इसके लिए छाप दिया गया। आजकल ममता जी भी तो अपनी दुर्गा जैसी मूर्तियां बनवाती हैं। कौन से विपक्ष ने उनको जो है ये कह दिया कि ममता तुम दुर्गा हो? ऐसा तो है नहीं, पर ठीक है। तो ये झूठ वहां पर चल गया और इस चीज को आज भी चलाने की कोशिश की जा रही कि हमने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कहे थे। मोदी ने जो किया उसका श्रेय सेना को जाता है, तो उस समय भी तो सैम मानिक शॉ को दीजिए। उनकी पेंशन किसने रोकी और थी? मंजरी जी, उस वक्त मानिक शॉ ही थे जिन्होंने ऑर्डर्स उनको पास आए थे कि बांग्लादेश नहीं बनाना है, वापस आ जाइए अंडर यूएन कन्वेंशन। लेकिन मानिक शॉ ने जो थे इनके मेजर थे जैकब, उनके साथ मिलकर इन्होंने इसको बांग्लादेश को बनाया। जब इंदिरा गांधी को पता लगा कि अलग कंट्री बन गई है, दैट इज़ वाई उनकी पेंशन रोकी गई थी। ये लोगों को पता ही नहीं है अभी तक कि इंदिरा गांधी, जिसको ये आयरन लेडी बोलती हैं, शी वॉज फ्यूरियस ऑन मेकिंग बांग्लादेश। और उसके साथ साथ ओआरओपी का जो वो था कि समय के साथ साथ जो है 1 रैंक 1 पेंशन हो जाएगी।
वो सारी चीजें इंदिरा गांधी ने तो खत्म की थी। धीरे धीरे आर्मी को कमजोर करते करते यहाँ तक ले आए कि कांग्रेस के राज में आर्मी जब निकलती थी कश्मीर में, तो ये गली के 2 टके के लोग उनको आर्मी के ऊपर हाथ उठा सकते थे, पत्थर फेंकते थे। और उसके बाद माइलॉट्स कहते थे कि देखो, उनके ऊपर गर्म पानी फेंकना, ठंड लग जाएगी, बच्चे हैं, नागरिक हैं वो देश के। और पैलेट हम्म। गन्स मत यूज करना, तकलीफ हो जाएगी उनको। ये सब कांग्रेस के जमाने में हुआ। आज वो कांग्रेस इस एस्केलेशन की सफलता के ऊपर फ्यूरियस क्यों नहीं हो? पूरा इस्लामिक माइंडसेट है इनका। मतलब जो चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है वो भी एक इस्लामी तलिस्मान है, जो उसके हिसाब से है। वो कहते हैं फातिमा's हैंड है वो। और उसी को ये चुनाव चिन्ह है। इंदिरा गांधी के जमाने में गाय और बछड़ा हुआ करता था, बाद में ये हम्म। फुल अपने इस्लामिक रूप में आ गए। अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा कर्नाटक में गणेश चतुर्थी पे इन लोगों ने जो है गणेश जी की मूर्ति अरेस्ट कर ली थी। कांग्रेस की माइंडसेट सबको मालूम है। तो ये जो तिरंगा यात्रा निकल रही है, निकलनी जरूरी है। आज भी मैं एक टीवी डिबेट में थी, अब जो कुछ भी है, लेकिन मैं वहां पर एक सिंपल चीज देख रही हूँ कि कांग्रेसियों को चिल्लाने का पूरा मौका दिया था। उनके पॉइंट्स तो है नहीं उनके पास, तो उनको चिल्लाने का मौका। 40 मिनट, 1 घंटे की डिबेट में 40 मिनट केवल चिल्लाता रहा है कांग्रेसी। तो अगर इस तरीके की टीवी डिबेट्स होंगी, इस तरह का माहौल होगा, तो इसका मतलब है आप किसी भी संचार के माध्यम से सत्य जनता तक नहीं पहुंचा सकते। मजबूरी है आपकी तिरंगा यात्रा निकालना, ताकि भारतीय सेना का शौर्य जन जन तक पहुंचे। इसके साथ भारत सिक्योर है, ये जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए। हर तरह के इंटरनेशनल दबाव से मुक्त और हर तरह की उन्नत इंटरनेशनल अटैकिंग टेक्नोलॉजी से डील करने के लिए हम सक्षम हैं। उन्होंने झूठ फैलाया था, हमारी 70% बिजली खराब कर दी, ग्रिड खराब कर दी। ये सब सच बताया जाना जरूरी है, क्योंकि झूठ तो धीरे धीरे इंस्टीट्यूशनल फॉर्म में पहुंचेगा। सच पहुंचाना जरूरी है। तिरंगा यात्रा इसलिए मोदी जी निकाल रहे हैं। और कांग्रेस और विपक्ष को इसमें दिक्कत हो रही है, वो इसे बिहार के चुनाव का वो कर रहे हैं। अभी मई चल रहा है, लेटर इन द ईयर वो चुनाव है, लेकिन खैर, इससे काफी बौखलाहट है विपक्ष में। और सबसे जो फनी चीज थी कि चलते हुए एस्केलेशन में आप पाकिस्तान पे नजर रखेंगे, उनके न्यूक्लियर आर्सेनल पे नजर रखेंगे, या पार्लियामेंट सेशन बना बुला करके आप राहुल गांधी को बताएंगे, देखो भैया, अभी हमने एक ड्रोन भेजा है, वो पहुंचता होगा। ये काम तो नहीं कर सकते ना। अब वो राजकुमार तो है नहीं जो उनसे परमिशन ली जाए, जैसे पहले ली जाती थी, गोली चलाने से पहले दिल्ली फोन करो। हम्म। सेकेंडली, जब आपके समय में मुंबई अटैक हुआ था, तो सुशील कुमार शिंदे क्या कर रहे थे? प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैंडसम लगने की तैयारी कर रहे थे। और उस समय की पेपर कटिंग है मेरे पास कि राहुल गांधी वॉज इन पार्टी मूड। मैं आपको दूंगी, आप लगा दीजिएगा। आफ्टर मुंबई अटैक, वो कांग्रेस आज इसके एस्केलेशन के ऊपर जब कमेंट करती है तो वाकई हास्यास्पद लगता है। दिस इज द करंट सिचुएशन। आप पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइज कर चुके हैं, और इसके साथ साथ भारतीय विपक्ष का दिमाग उड़ चुका है। अब जो नेक्स्ट पॉलिसी है, पीओके के लिए डिमांड रख दी गई है और उनको मानना पड़ेगा। आतंकवादियों की लिस्ट उनको दी जा चुकी है, उनके अलावा जिन्होंने हमला किया था, ये जानना जरूरी है। ये उन लोगों को आतंकवादी कहा गया है जो आतंकवादियों के फ्यूनरल में गए थे, उनके अलावा जो इस अटैक में शामिल है। और आप कितने आतंकवादी मांग रहे हैं? वो जिस किसी ने भी प्लानिंग की है, फंडिंग की है या एग्जीक्यूशन किया है भारत पर आज तक हुए किसी भी आतंकवादी हमले में। हम सिर्फ ये वाला नहीं मांग रहे जो यहाँ पर पहलगाम में हुआ, हम आज तक के सारे हम हुए हमले में जो जो भी शामिल था, उस सब को मांग रहे हैं। और उनको देने पड़ेंगे, क्योंकि उनका एटमी ताकत तो निकल गई, तोते की जान निकल चुकी है। जी। सो मंजरी जी, हमने शुरू किया था कि ट्रम्प पागल हो गया, उसके F-16 क्या गिरे, उसको पता लग गया कि मेरी जो
मेजर इंडस्ट्री थी हथियारों की, वो ख़त्म हो गई है। दूसरी तरफ चाइना है, चाइना की इंडस्ट्री ख़त्म हो गई, उसके शेयर आज नीचे गिर चुके हैं, ये आपको शायद पता नहीं है। पाकिस्तान तो पहले ही पागल था, उसको पागल करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसको मुर्गी के मिर्गी जो भी होती है उसके या सूअर के उसको दौरे पड़ रहे हैं। इधर कांग्रेस है, क्योंकि जहाँ पर पाकिस्तान को दौरे पड़ेंगे, कांग्रेस को यहाँ पर दौरे ना पड़े, क्योंकि डीएनए सेम है, क्योंकि उनको भी पता नहीं है कि हलाला करा करा के किसकी बाप कौन था उनका। तो यहाँ पर भी सोनिया गांधी का प्रोफेशन आपको पता ही है, तो राहुल गांधी को भी वही प्रॉब्लम है। तो यानी कि अब ये पूरा जो ये अपना आगरा है, उसमें अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान और ये कांग्रेस, ये सारे जाने वाले हैं। मुझे लगता है कि एक बड़ा आपको आप आगरा टर्की को जैसा भूल एक गए। बड़ा, ओहो, टर्की को कैसे भूल सकते थे हम लोग। टर्की भी, लेकिन क्योंकि टर्की की कोई स्टेटमेंट नहीं आई है, बाकी सब तो अभी भी कूद रहे हैं। टर्की के जो कंपनीज हैं उसके शेयर के प्राइसेस कम हुए या ज़्यादा हुए मुझे पता नहीं है। अगर आप में से किसी को पता हो तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कर लेना कि तुर्की के जो ये ड्रोन कंपनी थी, इसके शेयर्स ऊपर गए हैं या नीचे। वैसे तो हमें पता लग गया है कि वो कंपनी बंद ही होने वाली होगी इस सिचुएशन के बाद। मंजरी जी, व्हाट डू यू सी इन द फ्यूचर? क्या ये जो प्रोजेक्ट सिंदूर है ये चलता रहेगा, पॉज होगा, या अब कुछ बड़ा मोदी जी करने वाले हैं इस तिरंगा यात्रा के बाद भी? एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन एक और, कि तिरंगा यात्रा में क्या कोई उल्टे सीधे काम करने की कांग्रेस कोशिश करेगी ताकि पूरी लाइमलाइट को निकाला जाए मोदी जी के पैरों के नीचे से? देखिए, कोशिश अगर कांग्रेस करेगी तो आधे मुंह गिरेगी इनकी। अब कोई तो सुनेंगे नहीं। हम लोगों ने अपने चैनल पे भी देख लिया, जैसे ही हमने ये सीज फायर या ये कह लीजिए एस्केलेशन हॉल्ट किया, लोग मोदी जी के खिलाफ हो गए, तुरंत कांग्रेस की प्रोपेगेंडा मशीनरी एक्टिव हो गई। लेकिन जैसे ही ये हम लोगों ने एडुकेट किया लोगों को कि नहीं भाई, न्यूक्लियर हथियार फोड़े हैं, उसके लिए आपको टाइम फ्रेम पॉज करना पड़ेगा अगले अटैक से पहले। आप देखिए कितनी पॉपुलैरिटी आ रही है। तो लोग इस चीज को समझ रहे हैं, वो राष्ट्रवादी हैं और इसीलिए उनका गुस्सा था। तो मिस एडवेंचर अगर कांग्रेस करेगी तो बहुत बुरी तरीके से फेल करेगी, और जो रहे सहे चांस इनके कभी कहीं के होंगे, क्योंकि अभी सोशल मीडिया के कारण ना पब्लिक मेमोरी फेड नहीं हो पा रही और इनके सारे मिथ बस्ट हो जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, चल रहा है, ये सब लोग कह रहे हैं, हमारी आर्म फोर्सेस भी कह रही हैं, मंत्री भी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि हाँ, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। उसके जब तक हमको नहीं मिल जाएंगे, हमने पीओके मांगा, सारे आतंकवादी मांगे, जब तक हमको ये सब नहीं मिल जाएगा ऑपरेशन सिंदूर जारी। अब आ जाते हैं फ्यूचर क्या होगा। आपके ड्रोन्स ने ये साबित कर लिया है वो रेडार में नहीं आते। तो अब जो अमेरिका की देखिए 3 इंडस्ट्री थी डीप स्टेट के पास, ऑयल, फार्मा और आर्मामेंट्स। ऑयल, अब हम ऑयल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दुनिया के हर देश, यहाँ तक कि अमेरिका से ऑयल ले रहे हैं, उसको रिफाइन करके जहां जहां देना है हम दे रहे हैं। तो अब ऑयल हमारा फोटे है। हम नॉर्थ पोल के ऑयल डिगिंग में इनके रशिया के साथ पार्टनर है नॉर्थ पोल का। सेकेंडली, ऑयल इंडस्ट्री में अब हमारा एक सिंह हो गई। फार्मा, कॉमन फार्मा जैसे पैरासिटामोल आदि हैं, इसमें भारत की एक रेपुटेशन आ चुकी है। हालांकि बीच में एक बार इन लोगों ने मिस एडवेंचर किया था, प्रोपेगेंडा किया था कि भारतीय पैरासिटामोल कफ सिरप से जो है अफ्रीका में बच्चों की मृत्यु हो रही है। वो सारी चीजें डिबंक करके हम लोगों ने सच की स्थापना कर दी। तो फार्मा में भी हम तेजी से वो करें, प्लस हम जो आयुर्वेद लेके आ रहे हैं और जो हम अपनी ये योग वगैरह लेके आ रहे हैं, आयुष्य के जो है कि हम इलाज पे नहीं, हम स्वास्थ्य को मेंटेन करने पे कैसे मेंटेन कर सकते हैं, वो खान पान जो सारी चीजें हम लेके आ रहे हैं। तो ये फार्मा लॉबी के ऊपर बिग हिट है। आईएमए आप देखिए भारत में काफी पागल हो रखा है आयुर्वेद को लेकर के, बाबा रामदेव को उठा करके। आई डोंट सपोर्ट दैट मैन वैसे, लेकिन हाँ, जो आयुर्वेद के केस में वो काम करा वो काम मानना पड़ेगा। थर्ड थिंग इनके पास जो थी वो थी ऑयल, फार्मा एंड आर्मामेंट्स। आर्मामेंट्स में आपने क्या किया, आपकी पिनाका एस्टेब्लिश हो गई, आप जीपीएस के उसमें आपका नाविक एस्टेब्लिश हो गया, आपके ड्रोन्स एस्टेब्लिश हो गए, आपका S-400 एस्टेब्लिश हो गया, 500 आ रहा है, आपकी ब्रह्मोस इंडिजिनस मिसाइल्स हो गई, आपकी ट्रैकिंग लोकेशन, रॉ, सब आपका इंटरनेशनल आकाश, लेवल।
आकाश, आकाशातीर, आकाश, ये सब एस्टेब्लिश हो गए हैं। तो अब आपके आर्मामेंट में आपने एक मेजर एंट्री दी है, बट इट इज क्वाइट थ्रेटनिंग टू डीप स्टेट। और अब उनको मालूम है कि आगे क्या डेवलपमेंट आप कर लेंगे। सैटेलाइट आपके पास है, आपके पास काली है, किलो लोड रेजर वाली, और उसके बाद आप अंतरिक्ष में डॉग फाइट की अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि जो सैटेलाइट पाकिस्तान की मदद करेगा वो सैटेलाइट हम डॉग फाइट से उड़ा देंगे। सो यू आर एस्टेब्लिश्ड। आपकी देखिए S-400 की जितनी भी परसेंटेज कैपेबिलिटी थी आपने उसको एनहांस कर दिया। तो बाय यूजिंग योर ब्रेन, जो उनका जो एक वो होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग मैनुअल, उसको आपने अपने हिसाब से मोल्ड करके एफिशिएंसी 80 से 102 कर दी। तो दैट दैट मैटर्स कि जब प्रेशर में होता है तो इंडियन ब्रेन काम कैसे करता है, एंड हाउ ब्यूटीफुल दे कैन टैकल। ये पहली बार नहीं है जो जो उस समय की उन्नत टेक्नोलॉजी, कभी पेटेंट टैंक्स लेके आते हैं, कभी PNS गाजी लेके आते हैं और हमको थ्रेटन करते हैं। ये कोई पहली बार नहीं है, ये हर बार होता है। तो अब उन्होंने क्या, हम लोगों ने उस चीज के ऊपर अपनी सुपीरियोरिटी स्टैब्लिश कर ली है, दैट वी आर सुपीरियर टू मेनी ऑफ योर डिफेंस इक्विपमेंट्स। चाइना तबाह है, तुर्की को इफेक्ट आएगा, अमेरिका को इफेक्ट आ रहा है इस चीज का। तो अभी जो है आपकी सुपीरियोरिटी एज अ नेशन बहुत जगह स्टैब्लिश हुई है। देखिए, चाइना की वर्ल्ड में इज्जत बढ़ाने में भारत का बहुत हाथ था। एक छोटी सी स्टोरी है 1962 की वॉर की। वो वॉर हर समय ये हम लोग कहते हैं, ये कहते हैं भारत को हरा करके चाइना जीता, और उसके बाद फिर वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे चाइना को UNSC में कोई लेने के लिए राजी नहीं था। नेहरू के रिजेक्शन के बाद दूसरी बार उनको सीट ऑफर हुई है, कम टू UNSC। तो आपने जो है चाइना से जब युद्ध हारा है तब वो सीट चाइना के पास गई है। अदरवाइज नेहरू पहली बार जब उन्होंने रिजेक्ट की थी तब से कह रहे थे चीन को दे दो, कोई नहीं सुन रहा था। भारत को चीन से युद्ध हारना पड़ा ताकि चीन को UNSC की सीट मिले, इसलिए क्योंकि वो अपने बीच में किसी कायर को नहीं बैठाना चाहते थे, और आज वो कायर कायर साबित हो गया। तो चाइना को जितने ऑर्डर्स मिले, जो पुश मिला, वो नेहरू ने 62 की वॉर हार करके दिया। और मोदी ने इस एस्केलेशन में बता दिया वेयर चाइना, डोकलाम में बताया और इस गलवान में बताया, और अब यहाँ बता दिया कि अगर आपके लोग आए, निहत्ते आए, तो हमारे निहत्ते, मतलब उनके पास उस समय भी बार्ब वायर वगैरह थे, हमारे पास तो डंडे ही थे। लेकिन तभी हम तुमसे सुपीरियर हैं, तुम्हारी हड्डियों का चूरमा बना सकते हैं, बस गुस्सा आना चाहिए। हम बैरम है, काल बैरम है। और उस अभी हमने इनकी सारी सब कुछ इनके हमारी पोजीशंस के लिए इनका सैटेलाइट वर्क कर रहा था, ऐसा नहीं इनके सैटेलाइट ने वर्क नहीं किया, हम उसको डॉज करने में सफल हो गए। उसके बाद फिर जो है जो भी इंफॉर्मेशन इन्होंने दी उसको कवर करते हुए हम चाइनीज हर इक्विपमेंट को, सैटेलाइट को, इनकी मिसाइल को, इनके फाइटर जेट्स को, इनकी ड्रोन टेक्नोलॉजी को, इनके जैमर्स को, इनके रेडार को और इनके ट्रैकर्स को, सबको तो हमने जैम कर दिया। ऑल फॉर्म्स हमने डिस्ट्रॉय किए हैं, पूरी इंडस्ट्री हमने डिस्ट्रॉय की है। ये छोटी बात नहीं है, ठीक है। तो अब फिर राहुल गांधी वहां गए थे, कुछ साइन वाइन करके आए थे, पर नाना के जमाने से चला आ रहा है गुलामी, कुछ तो नहीं होगा राहुल, बट क्या कर सकते हैं। पूरी चीज हर जगह पर आर्मामेंट्स में हमने अपनी धमक वो की है, और अभी हमने अपनी और चीजें यूज नहीं की है। अभी हमने सुखोई प्लस रफाल प्लस ये नहीं यूज किया है। अभी हमने सिंपल यूज किया है कि हमने इनके वो क्या नाम था, खान यूनुस नहीं, क्या नाम था, नूर खान, हाँ, नूर खान के ऊपर जब हमने मिसाइल ड्रॉप की है तो खाली उसके मुहाने पे की है, बाकी जगह नहीं किया है। हमने इतने रेस्ट्रेंट से काम लिया है कि जहां पर इन्होंने हमास स्टाइल क्यों कहते हैं, आपने फोटो देखी होगी कि इनकी बैटरी लगी हुई है और उसके बगल में ग्रामीण बैठे हुए हैं। एक तो इतने अकल से पैदल होते हैं पाकिस्तानी, भैया अगर गलती से भारत ने पलट के वार कर दिया तो तुम्हारी शहादत तो वही हो जाएगी। लेकिन नहीं, वो वहां पर देखने भी जाएंगे कि क्या हो रहा है। कोई ड्रोन आएगा तो वीडियो कैमरा बनानी थी ना। लेकर के बाहर निकल आएंगे।
क्योंकि हमें जो वीडियोस भेजनी थी उन्होंने बना बना कर कि देखिए हमारे कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं, कहाँ पे हमारी आर्मी काम कर रही है, तो वो काम भी तो करना था ना उन्होंने टिकटॉक के ऊपर। आप क्या बात कर रही है, वो हमारे ही ड्यूटी काम पे कर रहे थे। थे वो। हाँ, वो ड्यूटी पे थे, हम भूल गए। ठीक है, सॉरी। तो अभी जैसे ही कोई ड्रोन इनके उस पे आता है, ये मोबाइल लेके बाहर आ जाते हैं, हमारे लोग प्रोटेक्शन लेते हैं, ये बाहर आ जाते हैं। तो इस तरीके का काम भारत ने इतने रेस्ट्रेन से काम किया है। वो जो सिविलियन एरिया है, हॉस्पिटल एरिया है, स्कूल्स हैं, उनके ऊपर अटैक नहीं किया हमने जानबूझ के। वो वाले खाली ड्रोन्स, मिसाइल्स जो कुछ भी थे, वो हम सिर्फ वहीं पे कटेल डाउन करते रहे, हम्म। उनको शूट डाउन करते रहे। तो इसके बावजूद हम पाकिस्तान को इतनी जल्दी लिमिट कर ले गए। आज भी जो आ रहे हैं हम उसको लिमिट कर रहे हैं, और जो भी आ रहे हैं ज्यादातर वो रिहायशी इलाके से फायर किए जा रहे हैं। अगर हम एक पलट के फायर कर दें तो एक था पाकिस्तान हो जाएगा। लेकिन हम बहुत ज्यादा, तो विद रेस्ट्रेंट एक मॉरल वैल्यू हमने और स्टैब्लिश किया है, ह्यूमन वैल्यू, मॉरल वैल्यू। दैट इज, अगर भारत की जगह कोई और देश होता, उसने तो सीधे परमाणु जखीरे पे एक बॉम्ब मारना था। रेडिएशन फैलता है तो फैलेगा, कोलैटरल डैमेज होता है। दे हैव दिस पॉलिसी। मोदी हम्म। शोड हम्म। रेस्ट्रेंट कि हम एंट्रेंस में मारेंगे एंड लेट यू कंट्रोल द रेडिएशन फॉर बेटर गुड। तो ह्यूमैनिटी एंड किलिंग स्किल, इसका जो हमने एक लीथल कॉम्बिनेशन पेश किया है ना, दैट कैन हैपन ओनली इन इंडिया। सो मंजरी जी, एक चीज बात वही हाँ, है कि हमने अमेरिका, तुर्की, पाकिस्तान, कांग्रेस, चाइना, सबकी धज्जियां उड़ा दी। और अभी भी आप बोल रही हैं कि हमने रिस्ट्रेंट रखा है। भाई रिस्ट्रेंट के बाद आपने सबको बर्बाद कर दिया। इसका ऐसा कंस्ट्रेंट, तो मुझे लगता है कंस्ट्रेंट या रिस्ट्रेंट जो भी है, ये करते रहना चाहिए। भी वैसे तो एक और खुशखबरी है कि आज ही आपने जो एक मांग मांगी थी कि सारे इलीगल्स को उठा के समंदर में फेंक दो, आज 43 रोहिंग्यास को समंदर में फेंक दिया गया है और उनको बोल दिया लाइफ जैकेट डालकर, वो रहा तुम्हारा म्यांमार। 800 मीटर है, किलोमीटर नहीं मीटर, 800 मीटर है, तैर के पहुंच जाओ। हमारे पास तुम्हारे लिए बोट के ऊपर तेल भी जो है हम वेस्ट नहीं करेंगे। तो आपकी जो डिमांड थी इनको समंदर में फेंक दो, वो फेंक दिया। और दूसरा है कि जो ये कांग्रेसी हैं, इसको समंदर में कब फेंकेंगे बिना लाइफ जैकेट के, उसका इंतज़ार रहेगा। और जो शी जिनपिंग है, वैसे मैं बोल रहा हूँ वो, या डोनाल्ड ट्रंप, ये तो आगरा में परमानेंट एक क्लास वीआईपी कमरे में ये आने वाले हैं, ये तय है। और तिरंगा यात्रा जब ये निकलेगी नगाड़ों के साथ, मुझे लगता है वहाँ पर भी शिव के वहाँ पे गाने चल रहे होंगे, उनकी स्तुतियाँ चल रही होंगी, और तांडव जो होगा वो देखने वाला होगा मुसलमान एरिया के बीच में से निकल कर। अब देखते हैं कि कैसे सहन करते हैं। सहन करना पड़ेगा क्योंकि ये हिंदुस्तान सनातनियों का था, है और रहेगा। और ये हमने प्रूव कर दिया इनके नापाक को, पाक को नापाक दिखाकर। मयूर जी, थैंक यू सो मच। ये बात करनी बहुत ज़रूरी थी कि ये तिरंगा यात्रा क्यों निकल रही है, मोदी जी को क्या पड़ी है, ये चुपचाप जाकर पार्लियामेंट में क्यों नहीं सेशन कर लेते। आपने एक ही चीज़ का जैसे बताया है, ऐसे लगता है कि मोदी जी खुद ही बोल रहे हों। तो थैंक यू सो मच एंड भारत माता की जय। जय सिया राम। भारत माता की जय, जय सिया राम।